पिछले पार्ट में आपने देखा टीम ने छोटे भेड़िए को बचाया और अगली सुबह विक्रम ने पिछली रात की योजना के अनुसार प्रोफेसर झाई और प्रोफेसर ली के साथ गाड़ी लेकर रास्ता जांचने का फैसला किया। तभी अर्जुन बोला, मुझे उनकी जगह जाने दो। स्नोबॉल को जो चोट लगी है वो तुम्हारी ल्यूग्वांग ब्लेड जैसी रेडिएशन वाली लग रही है। हो सकता है वही जीव जिम्मेदार हो। अगर मैं जाऊं तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा और वैसे भी उन्हें एक दिन आराम मिल जाएगा। विक्रम ने कुछ सोचकर उसकी बात मान ली। दोनों गाड़ी लेकर कल के मैप में चिन्हित रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे मैप के आखिरी पॉइंट तक पहुंच गए। वहां से उन्होंने गाड़ी रोकी और आगे पैदल चलना शुरू किया। कई घंटे चलने के बाद अचानक उन्हें बर्फ पर बहुत सारा खून दिखाई दिया। अर्जुन ने हैरानी से कहा, ये क्या, यहाँ इतना खून कैसे? क्या शिकारी अभी भी आसपास हैं? विक्रम ने तुरंत कहा, सावधान रहो, चलो आगे देखते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में भेड़िए जमीन पर पड़े और उनमें कोई भी जिंदा नहीं था। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, जब भेड़ियों का झुंड हमला करता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा झुंड खत्म कर दिया गया है। आखिर कौन सा जीव इतना ताकतवर हो सकता है? अर्जुन ने धीरे से कहा, और सबसे बड़ी बात ये नहीं पता कि ये स्नोबॉल के झुंड के हैं या नहीं। विक्रम ने तुरंत कहा, अर्जुन कैंप को सूचना भेजो और रेडिएशन डिटेक्टर निकालो। अगर इन पर रेडिएशन मिला तो ये उसी झुंड के होंगे। अर्जुन ने एक एक करके सभी शवों की जांच की और हैरानी की बात ये थी कि हर एक में हल्का रेडिएशन मौजूद था। विक्रम ने कहा, इसका मतलब साफ है ये स्नोबॉल के ही झुंड के हैं। फिर उसने सोचते हुए कहा, कल जहां हमें स्नोबॉल मिला था वहां से यहाँ तक आने में हमें 3 घंटे लगे और वो भी गाड़ी से। तो फिर वो घायल हालत में इतना दूर कैसे पहुंचा? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? विक्रम ने चारों ओर नजर घुमाई और बोला, इनमें वो सफेद भेड़िया राजा नहीं है। उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित हो, वरना स्नोबॉल का कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर विक्रम ने पूरे सीन को रिकॉर्ड किया और फिर दोनों ने थोड़ा रुककर खाना खाया ताकि ऊर्जा मिल सके। अर्जुन ने पूछा, इन भेड़ियों के शरीर में रेडिएशन है, क्या ये जमीन को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या हमें इन्हें जला देना चाहिए? विक्रम ने जवाब दिया, पहले कैंप जाकर प्रोफेसर से पूछते हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि कल से हम पूरी तरह गाड़ी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर जमीन पर असर होगा तो लौटते समय इन्हें जला देंगे। दोनों वापस गाड़ी में बैठे और कैंप लौट गए। वहां पहुंचकर सबने एक मीटिंग की। विक्रम ने कहा, 2 दिन की जांच के बाद अब ये तय है कि हम कल से पूरे रास्ते गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन एक समस्या है, वो रेडिएशन वाले शव, क्या वो जमीन को नुकसान पहुंचाएंगे? प्रोफेसर दीपक ने जवाब दिया, स्नोबॉल के शरीर में जो रेडिएशन हमने देखा उसके आधार पर अभी तक जो जानकारी है उससे जमीन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, अच्छा है, वरना मैं तो सोच रहा था कि उन्हें जला दूं, लेकिन हमारे पास इतना ईंधन भी नहीं है और यहाँ ऊंचाई पर आग जलाना भी आसान नहीं। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर जमीन पर असर नहीं पड़ता तो हमें फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद प्रोफेसर ने भेड़ियों के हमले पर चर्चा शुरू की। प्रोफेसर ली बोले, मैंने तुम्हारी पिछली रेस्क्यू मिशन की वीडियो देखी है और उस रहस्यमयी सीक्यू के साथ लड़ाई भी, और जो फोटो तुमने भेजे थे उन्हें देखकर साफ लगता है कि ये एक तरफा नरसंहार है। लगभग तय है कि उन भेड़ियों को उसी सीक्यू ने अपने पंजों से उड़ा दिया। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, हम भेड़ियों की ताकत देख चुके हैं, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये पूरा भेड़ियों का झुंड इतनी आसानी से मार दिया गया, 10 से ज्यादा भेड़िए ऐसे ही खत्म कर दिए गए। उस सीक्यू की ताकत इतनी खतरनाक है। विक्रम ने गहरी सोच में कहा, जब से हम इस नो मैंस जोन में आए हैं तब से कई बार सीक्यू से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। जैसे पहले जो देखा था उससे थोड़ा अलग, और समझ नहीं आ रहा क्या। उसने तुरंत फैसला लिया, सुरक्षा के लिए आज से हर राइफल मैगजीन में आधी गोलियां नॉर्मल और आधी इलेक्ट्रिक होंगी और सब लोग अपनी पिस्टल हमेशा साथ रखेंगे। तभी बाहर से स्नोबॉल की हुआ की आवाज आने लगी। वो अपने झुंड को बुला रहा था, किसी ने उसे रोका नहीं। शियू तुरंत बाहर आई। उसे डर था कि कहीं स्नोबॉल अपनी याददाश्त खो न दे, इसलिए वो उसके साथ खेलने लगी। अर्जुन हंसते हुए बोला, प्रोफेसर आपको नहीं लगता ये भेड़िया नहीं कुत्ता है, ये तो आपका पालतू जैसा लग रहा है। शियू ने तुरंत जवाब दिया, बकवास मत करो, ये हमारा साथी और मुझे लगता है आगे चलकर ये हमारी मदद करेगा। विक्रम मुस्कुराया, महिलाओं की छठी इंद्रिय पर भरोसा कर लेते, भले ही ये वैज्ञानिक ना हो, लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं उसमें क्या वैज्ञानिक है। अगले दिन सुबह सभी लोग एक गाड़ी में बैठे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। बाकी 2 गाड़ियां वहीं छोड़ दी गई। लीबिंग ने कैंप के चारों ओर माइन और कैमरे लगा दिए और हर एक घंटे में उनकी जानकारी अपने आप हेडक्वार्टर भेजी जाने लगी। दोपहर तक वे उस रास्ते तक पहुंच गए जिसे उन्होंने पहले पैदल जांचा था, लेकिन अब आगे गाड़ी से जाना संभव नहीं था। विक्रम ने पूछा, अब दूसरी गाड़ी कितनी दूर है? अर्जुन ने जवाब दिया, लगभग 6 किलोमीटर, लेकिन रास्ता देखकर लग रहा है कि पैदल जाना होगा और एक पहाड़ी भी पार करनी पड़ेगी। विक्रम ने तुरंत कहा, ठीक है, सब लोग सामान तैयार करो, अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। इस तरह 7 लोग और एक भेड़िया बर्फीले पहाड़ की ओर पैदल निकल पड़े। इस समय तक स्नोबॉल की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, हालांकि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब वो आराम से चल सकता था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, स्नोबॉल की हीलिंग और सहन शक्ति कमाल की है, अगर कोई आम इंसान होता तो इतनी चोट में महीनों अस्पताल में रहता। विक्रम ने कहा, सही कहा, इतनी गंभीर चोट के बाद एक दिन में ठीक होना, मुझे तो अब शक हो रहा है कि ये सच में भेड़िया है भी या नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद स्नोबॉल फिर से हुआ करने लगा। वो अपने झुंड को बुला रहा था। सबको लगा कि शायद वो ज्यादा देर तक उनके साथ नहीं रहेगा और उसका झुंड उसे लेने आ जाएगा, लेकिन कई किलोमीटर चलने के बाद भी कोई भेड़िया नहीं आया। आखिरकार वे एक छोटी बर्फीली पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। अर्जुन ने कहा, दूसरी गाड़ी का लोकेशन इसी पहाड़ी के नीचे होना चाहिए। विक्रम ने दूरबीन निकाली और नीचे देखा, लेकिन वहां सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ थी, कहीं कोई गाड़ी नजर नहीं आई। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े स्नोबॉल अचानक गुर्राने लगा और सबके सामने आकर रास्ता रोक दिया। सभी हैरान थे, ये ऐसा क्यों कर रहा है? शियू ने सोचा शायद वो भूखा है। उसने तुरंत उसे खाने के लिए सॉसेज दी, लेकिन स्नोबॉल ने उसे सूंघा तक नहीं और लगातार गुर्राता रहा। अब सभी और ज्यादा उलझन में पड़ गए। समय भी बहुत हो चुका था और अभी तक उन्होंने कैंप लगाने की जगह भी तय नहीं की थी। विक्रम ने कहा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, इसे खुद फैसला करने दो, ये हमारे साथ आएगा या अपने रास्ते जाएगा। इतना कहकर प्रोफेसर ली आगे बढ़ गए ताकि स्नोबॉल खुद पीछे आ जाए। शियू भी परेशान थी, लेकिन उसने भी स्नोबॉल को खुद निर्णय लेने दिया। लेकिन तभी जैसे ही प्रोफेसर ली कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक वो सबकी आंखों के सामने गायब हो गए। ली अचानक गायब हो गए। तभी स्नोबॉल दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां से प्रोफेसर ली गायब हुए थे और जमीन की तरफ गुर्राने लगा। विक्रम को तुरंत कुछ गड़बड़ लगा। वो बिना देर किए स्नोबॉल के पास पहुंचा। बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए। विक्रम ने नीचे झांककर देखा और हैरान रह गया, यहाँ इतना गहरा बर्फ का गड्ढा कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कहा, ये गड्ढा पहले बर्फ से ढका हुआ होगा, इसलिए प्रोफेसर ली को दिखाई नहीं दिया और वो सीधे नीचे गिर गए। विक्रम ने तुरंत समझते हुए कहा, अब समझ आया, स्नोबॉल हमें आगे बढ़ने से क्यों रोक रहा था। शायद उसने पहले ही खतरे को महसूस कर लिया था, इसलिए वो बार बार गुर्रा रहा था। विक्रम ने जोर से आवाज लगाई, प्रोफेसर ली, क्या आप सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन घबराकर बोला, क्या प्रोफेसर ली के साथ कुछ बुरा हो गया? विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, लीबिंग रोप्स तैयार करो, चारों तरफ एंकर लगाओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। विक्रम ने रस्सी अपनी कमर में बांधी और धीरे धीरे उस गहरे गड्ढे में उतरने लगा। नीचे उतरते हुए वो लगातार टीम से संपर्क में था ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। करीब आधे घंटे बाद विक्रम आखिरकार नीचे पहुंचा और जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। नीचे एक विशाल प्राकृतिक गुफा थी और गुफा के आखिर में आधा हिस्सा एक बहती हुई भूमिगत नदी में जा रहा था और वहीं प्रोफेसर ली का शरीर आधा पानी में डूबा हुआ था और वो बेहोश पड़े थे। विक्रम तुरंत उनके पास भागा और उनकी सांस चेक की। सांस चल रही है, मतलब अभी भी जिंदा
जिंदा है। उसने राहत की सांस ली, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ पौधे भी उग रहे हैं और पानी भी बह रहा है। इसका मतलब ये कोई सामान्य जगह नहीं, ये एक जिंदा जलधारा है। उसने मन ही मन सोचा, क्या यही सीक्यू का ठिकाना हो सकता है? फिर उसने तुरंत ऊपर संपर्क किया। लीबिंग, सुन रहे हो? प्लान बदल गया है। नीचे एक भूमिगत नदी है और संभावना है कि दूसरी गाड़ी इसी रास्ते बहकर अपने टारगेट तक पहुंची हो। सीक्यू और गाड़ियों के गायब होने की जगह एक ही हो सकती है और बहुत संभव है कि वो इसी नदी के आसपास रहता हो। तुम लोग मेरी लोकेशन हेडक्वार्टर को भेजो और सब नीचे आ जाओ। यहाँ रात बिताना ऊपर से ज्यादा सुरक्षित होगा। कुछ देर बाद सभी लोग नीचे गुफा में आ गए। तब तक विक्रम ने प्रोफेसर ली को किनारे पर सुरक्षित लिटा दिया था। उसने तुरंत कहा, शिवानी जल्दी चेक करो उनकी हालत। शिवानी ने जांच करते हुए कहा, कपड़े सही हैं, कोई बड़ा बाहरी घाव नहीं है, लेकिन उनका कंधा डिसलोकेट हो गया है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही। विक्रम ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है। सब कुछ सेट होने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर बात करने लगे। तभी शिवानी ने इधर उधर देखा और बोली, अरे स्नोबॉल कहाँ गया? अर्जुन ने कहा, शायद वो खाने की तलाश में गया है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। शिवानी ने हल्के डर के साथ कहा, उम्मीद है। तभी प्रोफेसर दीपक ने पूछा, क्या इतना छोटा भेड़िया खुद शिकार कर सकता है? अर्जुन ने कहा, हाँ कर सकता है, चिंता मत करो। लेकिन थोड़ी देर बाद स्नोबॉल वापस लौटा और उसके मुंह में कुछ था। वो सीधे टेंट के अंदर भागा। सभी लोग हैरान होकर उसके पीछे गए। देखा तो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। विक्रम ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? ये अभी इतना छोटा है, फिर इसने शिकार कैसे किया? अर्जुन थोड़ा झेंपते हुए बोला, मैंने अभी प्रोफेसर को सिर्फ दिलासा देने के लिए कहा था। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, प्रोफेसर क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किसका मांस है? फिर उसने स्नोबॉल की तरफ देखा और कहा, स्नोबॉल इसे नीचे रखो, हमें देखने दो, पहले हम सब देख लेते हैं, फिर तुम्हें वापस दे देंगे, तब तक तुम ये कैन फूड खा लो। अर्जुन ने धीरे से कहा, ऐसी गुफाओं में आवाज गूंजती है, मतलब यहाँ हर छोटी चीज भी दूर तक सुनाई देती होगी, है ना? विक्रम ने मांस के टुकड़े की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या इस मांस को संभाल कर रखें या स्नोबॉल को दे दें? प्रोफेसर दीपक ने जवाब दिया, इसे उसे ही खाने दो, इसे रखने का कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने सोचते हुए कहा, जंगली गधे आमतौर पर झुंड में रहते हैं और इतने छोटे स्नोबॉल के लिए उनका शिकार करना लगभग नामुमकिन है। अगर वो झुंड में थे तो एक छोटा भेड़िया तो छोड़ो, पूरी बड़ी भेड़ियों की टोली भी इतने कम समय में उन्हें नहीं मार सकती। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये शिकार स्नोबॉल ने नहीं किया, उसकी चोट भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। जो काम एक पूरा वयस्क भेड़ियों का झुंड नहीं कर सकता, वो एक घायल छोटा भेड़िया कैसे कर सकता है? अर्जुन ने चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या इस गुफा के अंदर सच में जंगली गधों का झुंड हो सकता है? ये सुनकर सभी चुप हो गए और सबकी नजरें प्रोफेसर दीपक की तरफ टिक गईं, जैसे उन्हें ही जवाब देना हो। प्रोफेसर दीपक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर पहले की बात होती तो मैं पूरे भरोसे से कहता कि यहाँ जंगली गधे नहीं रह सकते, लेकिन अब मैं कुछ भी निश्चित नहीं कह सकता। उन्होंने आगे कहा, बाहर भूमिगत नदी है, आसपास पौधे भी उग रहे हैं, ये माहौल उनके रहने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जगह बर्फीले पहाड़ के नीचे है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और बिना धूप के कोई भी स्तनधारी जीव लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी ये पौधे इतनी अच्छी तरह कैसे उग रहे हैं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रोफेसर आप तो बायोलॉजी के एक्सपर्ट हो, फिर इतना कंफ्यूज क्यों? थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। प्रोफेसर दीपक ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे मत पूछो, तुम खुद सोचो, इस पूरी यात्रा में ऐसा क्या है जिसे हम विज्ञान से समझा सके? ये सुनकर सभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। तभी प्रोफेसर दीपक उठकर नदी के किनारे चले गए, हाथ धोने और पानी चेक करने के लिए कि क्या ये पीने लायक है या नहीं। अचानक वो रुक गए और घबराकर बोले, क्या? विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? प्रोफेसर दीपक ने पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पानी के अंदर कुछ है, बहुत बड़ा। विक्रम ने ध्यान से पानी की सतह देखी, लेकिन सब कुछ बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, प्रोफेसर आप शायद थक गए हो, आपको भ्रम हुआ होगा। प्रोफेसर दीपक ने घबराकर कहा, नहीं मैंने सच में कुछ देखा है, मैं साफ नहीं देख पाया, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। आप पानी के पास मत खड़े रहो। ये कहते हुए उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए टेंट की तरफ ले आए। फिर उन्होंने जो देखा था वो बाकी सबको बताया। सभी को थोड़ा शक हुआ कि शायद प्रोफेसर ने गलत देख लिया हो, लेकिन विक्रम ने फिर भी सावधानी बरती। उसने कहा, लीबिंग कैमरा तैयार करो, उससे वाटरप्रूफ बनाकर नदी के अंदर डालो, हमें सच्चाई जाननी होगी। लीबिंग ने तुरंत कैमरा तैयार किया और उसे नदी के अंदर डाल दिया। पानी ऊपर से साफ दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव मौजूद थे। रात के करीब 4 बजे लीबिंग मॉनिटर देख रहा था, तभी अचानक स्क्रीन पर कुछ काला सा तेजी से हिला और अगले ही पल एक विशाल काली परछाई आई और एक ही झटके में कैमरे को निगल गई। हिमालय पर्वत की बर्फीली वादियों में सेना द्वारा भेजी गई एक रिसर्च टीम का प्रोफेसर ग्लेशियर के नीचे बह रही नदी के किनारे हाथ धोने गया। तभी अचानक पानी के अंदर से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। प्रोफेसर डर के मारे वहीं सन्न रह गया और तुरंत वापस जाकर अपनी टीम को पूरी बात बताई। विक्रम ने स्थिति समझते ही 2 सैनिकों को आदेश दिया, एक कैमरा तैयार करो और उसे नदी के अंदर डालो। रात के करीब 4 बजे एक सैनिक मॉनिटर पर नजर रखे हुए था, तभी अचानक स्क्रीन पर एक काली परछाई आई और एक ही झटके में कैमरे को निगल गई। सैनिक ये देखकर बुरी तरह घबरा गया और तुरंत भागकर विक्रम को जगाने गया। क्या तुम कह रहे हो कैमरा खा लिया गया? विक्रम ने हैरानी से पूछा। सैनिक बोला, हाँ, लेकिन पानी के अंदर सब कुछ काला था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या था। इसके बाद दोनों मीटिंग रूम में पहुंचे और बार-बार उस आखिरी रिकॉर्डिंग को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, क्या हमें प्रोफेसर दीपक को बुलाना चाहिए? शायद वो इस जीव को पहचान सके। विक्रम ने पूछा, और कोई असामान्य चीज जमीन पर कुछ मिला? सैनिक ने जवाब दिया, नहीं, जमीन पर सब सामान्य है, बस स्नोबॉल थोड़ी देर पहले बाहर गया था, मैंने उसे नहीं रोका। विक्रम ने शांत रहते हुए कहा, स्नोबॉल को जाने दो, वो शायद खाना ढूंढने गया होगा। अभी सुबह के 4 बजे हैं, अगर कोई और बड़ी समस्या नहीं है तो प्रोफेसर दीपक को मत जगाओ, सुबह देखते हैं। एक कैमरा खोने से अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन अब से नदी पर नजर और ज्यादा रखनी होगी। अगली सुबह सभी लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन विक्रम और प्रोफेसर दीपक बार-बार उस वीडियो को देख रहे थे। प्रोफेसर दीपक ने ध्यान से देखते हुए कहा, ये शायद किसी तरह की गुफा में रहने वाली मछली है। कैमरा पूरी तरह साफ नहीं दिखा रहा, इसकी आंखें बहुत छोटी हैं, जो बताता है कि ये लंबे समय से अंधेरे में रह रही है। हो सकता है ये हमेशा से इस गुफा में रहती हो। विक्रम ने पूछा, क्या आपने कल पानी में यही देखा था? प्रोफेसर दीपक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जो मैंने देखा वो इससे भी बड़ा था और उसका शरीर सख्त खोल जैसा लग रहा था। मैंने रात भर सोचा हो सकता है वो मगरमच्छ हो, लेकिन हिमालय के इस इलाके में मगरमच्छ होना लगभग नामुमकिन है। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, अगर आप भी नहीं पहचान पा रहे तो हमें नदी से दूरी बनाकर रखनी होगी, कहीं कोई अनहोनी न हो। इसके बाद पूरी टीम अगली योजना पर चर्चा करने लगी। तभी स्नोबॉल फिर से मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर वापस आया। विक्रम ने कहा, हम स्नोबॉल के पैरों के निशान का पीछा करेंगे, जहाँ से ये मांस लाता है वहाँ जरूर कोई शिकार पड़ा होगा। अर्जुन ने कहा, और हम नदी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, कोई समस्या? सभी ने हामी भरी। ठीक है, तो यही प्लान रहेगा। प्रोफेसर दीपक बोले, मैं भी देखना चाहता हूँ कि स्नोबॉल जो खा रहा है वो कहीं तिब्बती हिरण तो नहीं। सब तैयार होकर तुरंत निकल पड़े। पूरे रास्ते कोई भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर रहा था। स्नोबॉल आगे आगे रास्ता दिखा रहा था, जैसे उसे सब पता हो। करीब 1 घंटे बाद उन्हें आखिरकार एक जंगली गधे की लाश मिली। सभी हैरान रह गए। विक्रम ने झुककर निशान देखे और कहा, इन दांतों के निशान से साफ है कि ये भेड़ियों का काम है। अर्जुन ने तुरंत कहा, लेकिन ये स्नोबॉल नहीं हो सकता, उसके दांत इतने बड़े नहीं है। विक्रम ने चारों तरफ देखा, तो क्या इस गुफा में भेड़ियों का एक और झुंड रहता है? लेकिन अजीब बात ये थी, जमीन पर कहीं भी भेड़ियों के पैरों के निशान नहीं थे। प्रोफेसर दीपक ने कहा, कम से कम अब ये तय है कि ये काम भेड़ियों का ही है, कोई अजीब जीव नहीं और हमारे लिए खतरा भी कम है। विक्रम ने कहा, ठीक है, इसे नोट करो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टीम ने फैसला किया कि वे भूमिगत झील के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे, लेकिन तभी उनका नेविगेशन सिस्टम सिग्नल खो बैठा। अब उनके पास सिर्फ कागजी नक्शा ही बचा था। उन्होंने कून और
कोऑर्डिनेट्स के सहारे आगे बढ़ना जारी रखा और जैसा उन्होंने सोचा था दूसरी गाड़ी का लोकेशन इसी भूमिगत नदी के रास्ते में था। विक्रम ने नक्शा देखते हुए कहा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से दूसरी गाड़ी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उसका कोई निशान नहीं है। अर्जुन ने शक जताया, मुझे लगता है दूसरी गाड़ी नदी के अंदर बह गई है, जमीन पर तो कहीं नहीं है और यहाँ सिर्फ यही एक नदी है जहाँ वो छिप सकती है। अर्जुन ने गहरी सोच में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी गाड़ी जहाँ धंसी थी वो जगह भी इसी भूमिगत नदी से जुड़ी हो? विक्रम ने जवाब दिया, ऐसा होना पूरी तरह संभव है। ये भूमिगत नदियां चारों तरफ फैली होती हैं, कहीं भी जा सकती हैं और दूसरी गाड़ी अगर इसमें गिरी है तो हो सकता है वो पानी के बहाव के साथ बहती रही हो। अर्जुन ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? लोकेशन तो यही दिखा रही है लेकिन गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। विक्रम ने बिना देर किए कहा, अगर हमें शक है कि गाड़ी नदी के अंदर है तो हमें जांच करनी ही होगी। ऐसा करते हैं, तुम लोग रस्सी से मुझे बांध दो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। अर्जुन तुरंत बोला, नदी के अंदर अज्ञात जीव है और तेज बहाव भी, ऐसे नीचे जाना बहुत खतरनाक है। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, खतरा तो हर पल है, हम यहाँ जितनी देर है हर सेकंड खतरे में है, बस तुम लोग रस्सी मजबूत पकड़ना, तब तक मैं सुरक्षित हूँ। विक्रम ने खुद को रस्सी से बांधा और बिना हिचकिचाए नदी में छलांग लगा दी। किनारे पर ली बिंग और बाकी लोग सतर्क खड़े रहे और रस्सी को मजबूती से पकड़े रहे। कुछ ही देर में विक्रम नदी के तल तक पहुंच गया और जैसे ही उसने नीचे देखा उसे दूसरी गाड़ी दिखाई दी। जैसा मैंने सोचा था, गाड़ी सच में नीचे है, उसने इशारा किया और ये हिल रही थी, मतलब इसे पानी का बहाव धकेल रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना कमजोर बहाव गाड़ी को कैसे हिला सकता है? वो आगे बढ़कर और जांच करने ही वाला था, तभी अचानक एक जबरदस्त ताकत ने उसे ऊपर की ओर खींच लिया। वो संभल भी नहीं पाया था कि उसी वक्त पानी के ऊपर से एक विशालकाय जीव तेजी से गुजरा। विक्रम हांफते हुए बाहर आया और बोला, अभी अभी क्या था वो इतना बड़ा? अर्जुन घबराकर बोला, क्या वो कोई मछली थी? प्रोफेसर दीपक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी मछली इस भूमिगत नदी में होना नामुमकिन लगता है। लेकिन जब विक्रम नीचे था मैंने पानी का सैंपल लिया, यहाँ ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा है, क्या इसी वजह से यहाँ के जीव इतने बड़े हो सकते हैं? अर्जुन ने कहा, फिर भी इतना बड़ा होना संभव नहीं लगता। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोड़ो, पहले ये बताओ नीचे क्या देखा? फिर खुद ही बोला, दूसरी गाड़ी नीचे है लेकिन उसकी हालत खराब है, जगह जगह ढंसी हुई है, जबकि हमारी गाड़ियों पर हाई स्ट्रेंथ आर्मर लगा है और नीचे का बहाव इतना तेज नहीं है कि वो ऐसा नुकसान कर सके। इसका मतलब किसी बहुत मजबूत चीज ने गाड़ी पर हमला किया है, जो भी है वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर सब चुप हो गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी विक्रम ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस पानी में जाने से बचना है। अब जब हमें पता चल गया है कि दूसरी गाड़ी के साथ क्या हुआ तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये भूमिगत नदी आखिर कहाँ खत्म होती है। प्रोफेसर दीपक ने कहा, ये नदी चारों तरफ फैली हो सकती है, हमें अभी सिर्फ एक मुख्य धारा दिख रही है, लेकिन इसके अंदर कई छोटी धाराएं भी हो सकती हैं और ये कितनी लंबी है इसका भी कोई अंदाजा नहीं। विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जब तक हमारे पास पर्याप्त संसाधन है हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा मिशन ही है अज्ञात चीजों की जांच करना। जितना ज्यादा डेटा और रिकॉर्डिंग हम इकट्ठा करेंगे उतना ही ये मिशन सफल होगा और ये बात आप प्रोफेसर्स हमसे ज्यादा जानते हैं। प्रोफेसर्स ने मजबूरी में हामी भरी और सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक गोली की आवाज ने पूरे गुफा में गूंज पैदा कर दी। अर्जुन चौंक कर बोला, इस जगह गोली की आवाज, यहाँ और कौन हो सकता है? विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, ली बिंग, अर्जुन मेरे साथ आओ, बाकी सब यहीं रहो और सतर्क रहो। तीनों आवाज की दिशा में आगे बढ़े और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। कुछ हथियारबंद लोग एक विशाल अजगर पर हमला कर रहे थे। वो अजगर किसी ट्रेन की तरह तेजी से हमला कर रहा था। उसकी लंबाई 10 मीटर से भी ज्यादा लग रही थी, शायद उससे भी ज्यादा। हिमालय की कुनलुन पर्वतमाला के ऊपर एक विशालकाय अजगर जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर से भी ज्यादा थी और उसके सामने 5 पूरी तरह हथियारबंद विदेशी लोग पूरी ताकत से उससे लड़ रहे थे। गोलियों की बारिश उस पर हो रही थी, लेकिन वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी लोहे पर रेत फेंकी जा रही हो। अर्जुन हैरान होकर बोला, ये क्या सच में अजगर है? अजगर के पैर भी होते हैं क्या? विक्रम ने गौर से देखा और बोला, इसके सिर के पास भी छोटे छोटे पैर जैसे उगे हुए हैं। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये कहीं ड्रैगन तो नहीं? विक्रम ने तुरंत मना किया, नहीं, ड्रैगन तो सिर्फ कहानियों में होते हैं और वैसे भी उनके पैर बड़े होते हैं, लेकिन इसके तो इतने छोटे हैं कि ध्यान से देखो तभी दिखते हैं। फिर अर्जुन बोला, छोड़ो ये सब, ये बताओ ये विदेशी लोग इससे क्यों लड़ रहे हैं? क्या इस गुफा में और भी लोग हैं? इतना कहकर उसने दूरबीन निकाली और देखने लगा। तभी अचानक चीखों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में वो पांचों लोग बुरी तरह मारे गए। अर्जुन घबराकर बोला, ये क्या, इतने हथियार होने के बावजूद भी ये लोग ऐसे ही मर गए? क्या हमें इन्हें बचाने जाना चाहिए? विक्रम ने गंभीर होकर कहा, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस प्रोफेसर के पास चलते हैं। वापस आकर विक्रम ने पूरी घटना प्रोफेसर दीपक और बाकी लोगों को बताई। प्रोफेसर दीपक कुछ देर सोचकर बोले, जो तुम लोगों ने देखा वो शायद ज्याओ हो सकता है, अजगर के पैर नहीं होते, ये तो विज्ञान भी कहता है। और तुमने कहा कि उसके छोटे छोटे पैर भी थे, तो ये किसी आम जीव जैसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मेरे हिसाब से ये उसी पौराणिक जीव जैसा हो सकता है जिसका जिक्र शैन हैजिंग में मिलता है। हालांकि बिना फोटो के मैं पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग जैसा बता रहे हो मैं उसका स्केच बनाता हूँ, फिर हम सब मिलकर देखेंगे। उस दिन विक्रम आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जो अभी अभी हुआ था उसे देखकर उसने फैसला किया कि आज यहीं रुकना बेहतर होगा। तभी वायरलेस पर आवाज आई, कमांडर सर, एक इमरजेंसी है, गुफा के अंदर नेटवर्क बार बार टूट रहा है। आज हमें कुछ विदेशी लोग मिले, उनकी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें एक विशाल अजगर जैसे जीव ने मार दिया। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उधर से जवाब आया, तुम लोग ठीक हो ना? विक्रम बोला, हाँ सर, हम सब सुरक्षित हैं। हमने उस जीव से दूरी बना ली, हमारे हथियार भी शायद उस पर ज्यादा असर नहीं करेंगे। कमांडर ने पूछा, तुम कह रहे हो उनकी हालत बहुत खराब थी? कितना खराब? क्या वो लोग शिकार करने वाले वॉचर्स हो सकते हैं? विक्रम हल्की गंभीर हंसी में बोला, सर, वो चीज लोगों को ऐसे मार रही थी जैसे किसी जानवर को कुचल देती है, और हाँ, अगर कहें तो उसके 4 पैर थे, आगे के 2 हाथ जैसे भी लग रहे थे। कमांडर तुरंत बोले, तुरंत उसकी फोटो या वीडियो भेजो, मैं ऊपर रिपोर्ट करता हूँ। विक्रम ने जवाब दिया, सर, उस वक्त हमारे पास कैमरा नहीं था, सिर्फ मैं, ली बिंग और अर्जुन ही वहाँ पहुंचे थे, लेकिन हम अभी उसका स्केच बना रहे हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। कमांडर ने कहा, ठीक है, मैं ये जानकारी तुरंत ऊपर भेज रहा हूँ, तुम लोग वहीं रुको, आगे मत बढ़ो और संपर्क बनाए रखो। विक्रम ने सबको आदेश बता दिया। जब ऊपर तक वो स्केच पहुंचा तो सभी लोग हैरान रह गए। फिर आदेश आया, विक्रम, तुम लोग वहीं कैंप लगाओ, कल हमारी टीम भी तुम्हारे पास पहुंचेगी और जो विदेशी लोग मिले हैं संभव है उनका मिशन भी हमारे जैसा ही हो। किसी भी हालत में उन्हें ये लोग हमारी ही जमीन पर आकर लूटपाट कर रहे हैं। विक्रम बोला, सर, मैं कल कुछ प्रोफेसर्स को लेकर उस लड़ाई वाली जगह मुठभेड़ स्थल पर जाना चाहता हूँ, वहाँ कुछ तस्वीरें लेना जरूरी है, इससे हमारी रिसर्च में मदद मिलेगी। कमांडर ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, बेवकूफी मत करो, जैसा तुम बता रहे हो तुम्हारी फायर पावर उस दैत्य जैसे अजगर के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी मुख्य टीम को वहाँ पहुंचने में कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे, तब तक वहाँ के सारे सबूत भी खत्म हो सकते हैं। विक्रम ने शांत होकर जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जानबूझकर मौत
मौत के मुंह में नहीं जाऊंगा। कमांडर बोला, ठीक है, लेकिन अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो तुरंत भाग जाना। किसी अज्ञात जीव से बिना सोचे समझे मत भिड़ना। जी सर, आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी और अपनी टीम की जान खतरे में नहीं डालूंगा। विक्रम सोच में पड़ गया, ये विदेशी लोग आखिर यहाँ आए कैसे? क्या ये भी मेरी तरह ऊपर से गिरकर आए हैं? और इनके पास हथियार कहाँ से आए? हमारे देश में तो हथियारों पर इतनी सख्त पाबंदी है, फिर ये लोग इतनी आसानी से कैसे ले आए? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। विक्रम ने सोचा, शायद कल जब हम उनके शवों की जांच करेंगे तो कुछ जानकारी मिल जाए। अगली सुबह विक्रम प्रोफेसर्स को लेकर उस मुठभेड़ वाली जगह पहुंचा। शिवा और छोटा भेड़िया स्नोबॉल कैंप की रखवाली कर रहे थे। ली बिंग और अर्जुन आसपास माइन बारूदी सुरंग सेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग मौके पर पहुंचे, प्रोफेसर दीपक तुरंत तस्वीरें लेने लगे। वो हैरानी से बोले, यकीन नहीं होता, इतने हथियार होने के बावजूद भी इन लोगों को लड़ने का मौका तक नहीं मिला। विक्रम ने कहा, इनके सारे सामान बैग में भरो, कैंप में ले जाकर आराम से जांच करेंगे, यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वो लोग सामान लेकर लौटने लगे, अचानक कैंप की दिशा से एक जोरदार धमाका हुआ। विक्रम चिल्लाया, जल्दी चलो, सब सामान लेकर वापस कैंप की ओर भागो। भागते समय उन्हें बार बार गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज ली बिंग और अर्जुन की लग रही है। विक्रम ने कहा, हमने धमाका सुने हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी गोलियां चल रही हैं, मतलब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। वो लोग तेजी से भाग ही रहे थे कि अचानक आसमान से एक काला साया आया और उसने उनमें से एक को झपट्टा मारकर उठा लिया। सब घबरा गए, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। वो भागते भागते ही अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। करीब आधे घंटे बाद वो लोग कैंप पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। ली बिंग और अर्जुन बुरी तरह घायल पड़े थे। चारों तरफ धुआं और बारूद की गंध फैली हुई थी। जमीन पर कई गड्ढे थे जो माइन फटने से बने थे और चारों तरफ ढेर सारे मरे हुए चमगादड़ पड़े थे। विक्रम और बाकी लोग तुरंत लड़ाई में कूद पड़े। कुछ ही देर में सभी चमगादड़ खत्म कर दिए गए। जैसे ही खतरा टला, ली बिंग और अर्जुन की नसें ढीली पड़ गईं और वो बेहोश हो गए। विक्रम ने पूछा, इनकी हालत कैसी है? प्रोफेसर दीपक ने जांच करके कहा, ज्यादातर चोटें बाहर की हैं, हालांकि काफी गंभीर है, लेकिन अंदरूनी चोट अभी तक नहीं मिली। हमने इनका खून बहना रोक दिया है, पट्टी कर दी है और कुछ दवाइयां भी दे दी हैं। स्नोबॉल भी ठीक है, बस पता नहीं क्यों ये दोनों बेहोश हो गए। हमें कुछ समय तक इनकी हालत पर नजर रखनी होगी। तभी बाहर से आवाज आई। प्रोफेसर राजेश ने चिल्लाकर कहा, विक्रम जल्दी आओ, ये देखो। सब लोग दौड़कर बाहर आए। उन्होंने देखा एक माइन के गड्ढे में एक मगरमच्छ पड़ा था। विक्रम हैरान होकर बोला, तो उस दिन जब मैं पानी के पास हाथ धो रहा था तब नीचे यही तैर रहा था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या मगरमच्छ बर्फीले पहाड़ों के नीचे रह सकता है? ये तो आमतौर पर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। प्रोफेसर दीपक ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ मगरमच्छ कैसे हो सकता है। शायद इसी वजह से मैं उस दिन यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या देखा। विक्रम ने गहरी सोच में कहा, लेकिन सबसे अजीब बात यह है, चमगादड़ और मगरमच्छ दोनों ने एक साथ कैंप पर हमला क्यों किया? चमगादड़ तो हवा में हमला करते हैं, फिर उन्होंने इतनी सारी माइन को कैसे ट्रिगर कर दिया?